दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कामकाज चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, पिछले 4-5 दिनों के महा आंदोलन के बाद किसी तरह हम लोग लोक सेवा आयोग को झुकाने में सफल रहे और जो लोक सेवा आयोग ने परिवर्तन किया था कि एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम करने के लिए, उस बात को उसने वापस लिया और नोटिस जारी किया। अब जब से लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की, तब से धड़ाधड़ नोटिस जारी हो रही है। हालांकि यह जीत हमारी अधूरी रही, क्योंकि आरओ परीक्षा पे लोक सेवा आयोग ने गेम कर दिया है। हालांकि आज कई नोटिसें आई हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी नोटिस थी कि पीसीएस के री एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई है। मतलब नई डेट, री एग्जाम नहीं है, नई डेट घोषित कर दी गई है। आपको पता चल गया होगा कि 22 दिसंबर को पीसीएस की परीक्षा होने वाली है। साथ ही आरओ के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, इसकी भी घोषणा हो गई है। और एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक सीनियर मेंबर हैं कल्पराज सिंह, उनके नेतृत्व में, श्री कल्पराज सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है। उसके 3 और सदस्य हैं, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर राम प्यारे, ये सदस्य हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। साथ ही श्री योगेश कुमार शुक्ला हैं, ये रिटायर्ड आईएएस हैं। और श्री प्रेम प्रकाश पाल हैं, ये रिटायर्ड पीसीएस है। और इनकी कमेटी यह तय करेगी कि आरओ की परीक्षा है उसका प्रारूप क्या होगा, कैसे वो परीक्षा कराई जाएगी। तो अभी की जो अपडेट है वो यही है। लेकिन चूंकि पीसीएस की परीक्षा की तिथि आ गई, इसलिए हम आप सभी साथियों को कहना चाहते हैं कि दर्द हमें भी है कि अभी आरओ पे अनिर्णय की स्थिति है, लेकिन सामने पीसीएस की परीक्षा है। तो अभी आंदोलन को त्याग करके सीधे पढ़ाई पे जुट जाइए। जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो उस हिसाब से अगर वह हमारे विपरीत रही, हम फिर सड़कों पे उतरेंगे, हमारे सभी साथी सड़कों पे आएंगे और हम फिर से अपनी बात मनवा के ही मानेंगे। तो अभी जो तत्कालीन आवश्यकता है वो ये है कि पीसीएस की परीक्षा की डेट है, तो तेजी से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, फिर आरओ के लिए हम लोग बाद में देखा जाएगा। अब देखिए, चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए तेजी से पढ़ने के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसलिए जो है, सबसे पहले चूंकि घटनासार की बुक आ गई है, तो मैंने सोचा कि आपको करंट अफेयर्स के प्रश्नों का दोहराव करा दें बहुत तेजी से। तो सबसे पहले जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको दोहरा लेते हैं। बाद में जो बीच वाले पोर्शन में जो क्वेश्चन है, जो व्याख्यात्मक है, उनको हम अपने नोट से इंपॉर्टेंट बिंदुओं को ही बताएंगे। चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा भार नहीं देंगे। कम से कम समय में अधिक से अधिक चीजों को बताएंगे और किसी भी टॉपिक में जो महत्वपूर्ण 1-2 बिंदु है उतना ही बताएंगे। हम पूरी टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि समय नहीं है। साथ ही आपको पीसीएस में इतना पढ़ना होता है कि उतना फैक्ट दिमाग में रखने की जगह भी नहीं। तो कम से कम चीजों को पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा मैटर नहीं देंगे, कम से कम कंडेंस्ड मैटर देंगे जो आपकी परीक्षा में यूज में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि वन लाइनर है घटनासार का, करंट वार्षिकी का, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। करंट वार्षिकी 2024-25 जनवरी 2024 से 5 नवंबर 2024 तक का मैटर है इसमें। तो सबसे पहले इसको देखते हैं और इसके बाद हम एक नोट्स के रूप में आपको बीच वाले तथ्य बताएंगे। तो राष्ट्रीय हिस्सा पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या हुआ था। यही घटनासार में सबसे पहले दिया है। 3-4 दिन आंदोलनों में रहने के बाद थोड़ा गले में खराश है, खाना पीना और थोड़ा सोने में असुविधा हुई, कई दिन तक वहां पड़े रहे, तो आप इसको एडजस्ट करिएगा। गले में खराश है, थोड़ी खांसी वासी भी आ रही है, तो आवाज भारी है, आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। लेकिन हाँ, तथ्यों को हम पूरा बताएंगे और तथ्यों को पढ़ते हुए तेजी से चलते हैं। जो तथ्य अभी इसमें जिनकी व्याख्या नहीं हो पाएगी, उनको जब हम व्याख्यात्मक हिस्सा पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल से बताते हुए चलेंगे। डिटेल का मतलब केवल उन 2-3 बिंदुओं को बताएंगे जिसको लोक सेवा आयोग पूछ सकता है। साथ ही आप इन प्रश्नों को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें से बहुत से सारे प्रश्न इसमें आए हुए हैं। तो अगर आपने हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो पढ़ी है तो आपको इसमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो घटनासार है ही है, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय हिस्सा वन लाइनर का देख लेते हैं और फिर आगे देखा जाएगा। अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं तो आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है ना, अब इससे क्या होगा, इससे आपको देखने में आसानी होगी, मुझे भी पढ़ाने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में विद्यार्थियों को
10 लाख रुपए तक सस्ता ऋण देने वाली जो योजना है उसको मंजूरी प्रदान की गई है। वह कौन सी योजना है? वो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है। इसके तहत विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक सस्ता ऋण दिया जाएगा। योजना कौन सी है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। अब देखिए इसको ऐसे जोड़ लीजिए, विद्यार्थी में ये विद्या है और लक्ष्मी पैसा है तो लक्ष्मी है, तो पीएम विद्या लक्ष्मी, विद्यार्थियों को लक्ष्मी देने के लिए 10 लाख रुपए के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है ना, ऐसे पढ़ते चलेंगे, दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए वह भारतीय छात्र जिसकी लघु फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, क्या है? सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी, आप ये चीजें जान लिए, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी, ये कैटेगरी है, इसमें ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो वह है एफटीआईआई के छात्र हैं चिदानंद यश नाइक। ठीक है ना, इनकी लघु फिल्म है सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, और यह लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी है। ये पूछा जा सकता है लोक सेवा आयोग के द्वारा कि कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत, तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के अंतर्गत 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। ऑस्कर के लिए एफटीआईआई छात्र हैं चिदानंद यश नाइक, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ एक चीज आपको और बता दें, एक फिल्म है लापता लेडीज, वह शॉर्ट फिल्म के रूप में पहले ही भारत सरकार की तरफ से ऑस्कर में भेजी जा चुकी है। कौन सी है? लापता लेडीज, जिसे आमिर खान की पूर्व पत्नी गौरी खान ने निर्देशित किया है, वो पहले ऑस्कर के लिए जा चुकी है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद और इंडिया गेट तथा अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया था? तो देखिए कौन सा वह रोग है जिसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया था? तो वह रोग है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। तो इसे याद रखिएगा कि डिसलेक्सिया बीमारी से के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया था। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? तो देखिए भुज नलिया रेलवे लाइन गेज जो है यह गुजरात में स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, याद रखिएगा एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है लेह लद्दाख में। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। अब देखिए जो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन होता है वो क्या होता है कि धरती पर अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं और वहां पे जैसे हमारे जो एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं चंद्रमा पे, तो उनको ट्रेंड करने के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाई गई हैं, वहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो यह भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है और लेह लद्दाख में इसको इसरो ने शुरू किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह बिहार पीसीएस हो चाहे यूपी पीसीएस हो, सबके लिए है। अगर हमारा आप डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखते होंगे तो उसमें हमने इसकी फोटो भी दिखाई थी। अब देखिए अभी तक हमने जितने प्रश्न पढ़े हैं ज्यादातर हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के ही, लेकिन ठीक है अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए घटनासार पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो अब एनालॉग अंतरिक्ष मिशन इसरो ने लेह लद्दाख में शुरू किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए उसके बारे में दिया भी है कुछ। एनालॉग स्पेस मिशन जो है यह पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्ग्रही निवास स्थान की तरह कार्य करता है। ठीक है, पृथ्वी से परे स्थित, ठीक, जो बेस स्टेशन है अंतर्ग्रही निवास मतलब वही अंतरिक्ष की तरह कार्य करता है और इसमें धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया जाता है। वही मैंने बताया ऊपर कि धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण बना करके वहां एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी जाएगी और भारत की तरफ से जो लोग जाने वाले हैं अंतरिक्ष में उन्हें वहां ट्रेंड करने के लिए यह एनालॉग स्पेस मिशन इसरो द्वारा लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर, क्या है,
स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पावना चित्र का अनावरण किया है। तो यह किया है तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है। पवना चित्र क्या है? अगर ये पूछ ले कि पवना चित्र क्या है तो यह है स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर है। यह वायु की गुणवत्ता को मापेगा। यह स्वसंचालित है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वसंचालित गुणवत्ता मॉनिटर है। ठीक है, तो देखिए ये जो पवना चित्र है इसका संबंध है वायु की गुणवत्ता मापने से। यह लोक सेवा आयोग ऐसे पूछ सकता है और इसका जो अनावरण किया है वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। और कहाँ पे किया है? तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसको उल्टा पढ़िएगा, पवना चित्र के बारे में पढ़ लीजिएगा, बाकी सारी चीजें उसमें जोड़ लीजिएगा। तो पवना चित्र का संबंध किससे है? वायु गुणवत्ता मॉनिटर से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 अक्टूबर 2024 को असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन वसुंधरा 3.0 योजना का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले जानिए किसके द्वारा शुरू की गई है? असम के मुख्यमंत्री द्वारा मिशन वसुंधरा 3.0 योजना। इस प्रश्न को ऐसे समझिए कि मिशन वसुंधरा 3.0 योजना की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है या किस राज्य में शुरू किया गया है? तो असम के मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है ना। इसका उद्देश्य है जो असम के मूल निवासी हैं उनको भूमि अधिकार प्रदान करना। वसुंधरा भूमि का पर्यायवाची है, आप जानते ही हैं। तो ऐसे याद रखिए कि असम में जो है जो वहां के मूल निवासी हैं उनको भूमि अधिकार देने के लिए वसुंधरा 3.0 योजना की शुरुआत असम के मुख्यमंत्री ने किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि वसुंधरा 3.0 योजना की शुरुआत किस सरकार ने की। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में 24-25 अक्टूबर 2024 को आया भीषण चक्रवाती तूफान कौन सा था? तो वह था दाना। दाना तूफान जो है उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में 24-25 अक्टूबर को आया था। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी में उठा था, यह याद रखिएगा क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि कहाँ उठा था। तो बंगाल की खाड़ी में उठा था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए इस चक्रवात को यह नाम किसने दिया था? सऊदी अरब ने। दाना तूफान का नाम किसने दिया था? सऊदी अरब ने दिया था, यह याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण। बहुलक्ष्य मतलब मल्टी टारगेट विस्फोट उपकरण अग्नि-अस्त्र को कहां पर लॉन्च किया गया? तो देखिए गंगटोक सिक्किम में। मल्टी टारगेट जो विस्फोट उपकरण है अग्नि-अस्त्र, इसको जो है लॉन्च किया गया है गंगटोक सिक्किम में। इंपॉर्टेंट है, बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि-अस्त्र को कहां पर लॉन्च किया गया? गंगटोक सिक्किम में लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं अभी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स ने अक्टूबर 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की? ठीक है, तो शक्ति सैट मिशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, बड़ी घोषणा है ये। एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स, ये कंपनी का नाम है। इसने जो है अक्टूबर 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कितनी लड़कियों को? 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए एक मिशन की घोषणा की है जिसका नाम है शक्ति मिशन। शक्ति सेट मिशन जो है उसके तहत 12,000 लड़कियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है, ट्रेंड किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है। और जो कंपनी का नाम है एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी यात्रा रुझान रिपोर्ट किसके द्वारा? स्काई स्कैनर द्वारा। उसके अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा है? तो देखिए शिलांग है, शिलांग मेघालय। यह जो है स्काई स्कैनर ने बताया है कि जो 2024 का उसका यात्रा रुझान रिपोर्ट है उसके अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय जो पर्यटन स्थल है वह है शिलांग, वह मेघालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कहां पर नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा?
तो यह है नागा या लंका, कृष्णा जिला में स्थित है। अक्टूबर 24 में इसकी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश में एक नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा जिसका नाम है नागा या लंका, और यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में स्थित है। अगर आपने हमारा डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखा होगा तो हमने इसके बारे में डिटेल से बताया है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा, नागा या लंका। नेक्स्ट देख लेते हैं, अक्टूबर 2024 में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है। तो देखिए, विश्व न्याय परियोजना के जो रूल ऑफ लॉ सूचकांक है, देखिए उसमें कई सूचकांक आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत की रैंक की बात करनी है तो 79 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये अक्टूबर 2024 में विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी किया गया था, और यह जो है रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में जो भारत की रैंक है वो 79 है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अक्टूबर 2024 में कहां पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हुआ। तो यह हुआ राजस्थान के जैसलमेर के सुदासरी प्रजनन केंद्र में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये जानिए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो इलाका है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं। लेकिन चूंकि इनकी जो प्रजाति है वो इस समय खतरे में है, तो उसको बचाने के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। उसी क्रम में कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कराया गया है, और यह कराया गया है राजस्थान के जैसलमेर के सुदासरी प्रजनन केंद्र में। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। एक चीज ये भी कभी कभी स्टैटिक जीके में आता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है, तो वह पाया जाता है राजस्थान के क्षेत्र में, ठीक है, रेगिस्तानी इलाकों में। अब देखिए, वहीं पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे को कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा जन्म दिलाया गया है, और यह है राजस्थान के जैसलमेर के सुदासरी प्रजनन केंद्र में, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब देखिए इसके अगले हिस्से में देखते हैं। देखिए, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहां पर भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए, भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में, यानी उत्तराखंड राज्य में। कहा? उत्तराखंड राज्य में किया गया है। देश के पहले राइटर विलेज, आप उसे कहें, देश के पहले राइटर विलेज का जो उद्घाटन हुआ वो हुआ देहरादून के से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में, और इसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है ना। तो इस तथ्य को याद रखिएगा, क्योंकि ये देश का पहला, जहां पहला शब्द आ जाए उसको इंपॉर्टेंट तो मान ही लीजिए, पहला राइटर विलेज है, ठीक है, अपनी तरह का एक तरह का नया काम है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2024 में, देखिए अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान को प्रारंभ किया है? तो यह किया है मेटा यानी फेसबुक के सहयोग से। अब केंद्र सरकार ने क्या किया है, ऑनलाइन फ्रॉड, इस समय ऑनलाइन ठगी की घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो उसने मेटा से सहयोग लिया और एक अभियान शुरू किया, घोटालों से बचाओ। तो यह मेटा या फेसबुक के साथ सहयोग में केंद्र सरकार ने शुरू किया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। घोटालों से बचाओ अभियान की शुरुआत मेटा के सहयोग से किया है। वह राज्य, नेक्स्ट देखते हैं, वह राज्य जहां हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया है, तो वह कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया है, तो यह इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे राज्य के जितने आवासीय स्कूल हैं उनका नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया है कर्नाटक राज्य में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं जनवरी, देखिए अगला है जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, कितना इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। जनवरी 2025 में
18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने अपने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है, ठीक है ना। तो जनवरी 2025 में याद रखिएगा 18वां है ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और इसका आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह हुआ पुणे में। अब देखिए जो सैन्य खुफिया के मतलब शहीद हैं, जो खुफिया कार्यों को करते थे, सैनिक थे और इंटेलिजेंस के रूप में वो कार्य करते थे और वो शहीद हो गए किसी मतलब उसमें ऑपरेशन के दौरान और किसी इसके दौरान, तो उनकी याद में एक सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया है, वह किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। यह अपनी तरह का एक जान लीजिए सैन्य खुफिया शहीदों को सम्मानित करने के लिए किया गया है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सतर्क पार्क किससे संबंधित है? ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है लोक सेवा आयोग द्वारा। तो सतर्क पार्क संबंधित है सैन्य खुफिया शहीदों से संबंधित है, उनके बारे में उनको समर्पित किया गया है, उनके बारे में इसमें जानकारियां दी गई हैं, ठीक है। तो सैन्य खुफिया पार्क जो है, सैन्य खुफिया शहीदों के लिए सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। इस तथ्य को याद रखिएगा, इसको कई तरह से घुमा के इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अक्टूबर 2024 में कहां पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, क्या है? मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना। तो यह बना ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलिथिया खाड़ी में, ठीक है ना। प्रश्न फिर से देखिए, अक्टूबर 24 में कहां पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना है? यह ग्रेट निकोबार द्वीप गैलिथिया खाड़ी में, ठीक है। कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि गैलिथिया खाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप में और भारत का चौथा बंदरगाह बना है, ये 13वां बंदरगाह बना है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से मंजूरी प्राप्त भारत की पहली वैक्सीन क्या है? जाइवैक TCV का संबंध किस बीमारी से है? तो यह टाइफाइड से है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे मंजूरी प्रदान की है और भारत की पहली वैक्सीन है जाइवैक TCV और यह किससे संबंधित है? टाइफाइड से। टाइफाइड जानते हैं आजकल तो इस समय भी वर्तमान में तो बहुत लोगों को टाइफाइड की बीमारी हो जाती है, बहुत आम बीमारी हो गई है। तो इससे बचाव के लिए भारत ने जो है पहली एक वैक्सीन इजाद कर दी है जिसका नाम है जाइवैक TCV। यह टाइफाइड से संबंधित वैक्सीन है और WHO ने इसको मंजूरी प्रदान की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान की? देखिए अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक वैधता प्रदान की? तो वह धारा है 6A, ठीक है। इसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को संवैधानिक वैध माना है, संवैधानिक रूप से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया? तो वह देश है कनाडा। भारत और कनाडा के बीच जो संबंध है इस समय बहुत तनावपूर्ण है। कनाडा ने भारत के राजनयिकों को वापस जाने के लिए कहा तो भारत ने भी कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को की 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मारिटानिया, मलावी इसकी यात्रा के दौरान किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो देखिए अल्जीरिया के शहीद इहादादेन अब्देल हाफिज विश्वविद्यालय द्वारा। अब देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू की यात्रा थी वो कहाँ थी? 13 से 19 अक्टूबर। स्थिति को याद रखिएगा। अफ्रीकी देशों किस किस में? अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी। इसकी यात्रा इन्होंने की
इस दौरान इन्हें जो अल्जीरिया के शहीद इहादादेन अब्देल हाफिज विश्वविद्यालय था, उसने राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। इस प्रश्न को ऐसे भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीकी देशों की यात्रा कब से कब तक हुई, तो इस तिथि को याद रखिएगा। आजकल लोक सेवा आयोग इस चीज पे फोकस कर रहा है। तो 13 से 19 अक्टूबर, पहले तो इस तिथि को याद रखिएगा। दूसरी किन देशों में हुई, तो वो अल्जीरिया में हुई, मारिटानिया में हुई और मलावी में हुई। इस तथ्य को याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा जो इसमें तथ्य है वो ये है कि किस देश के विश्वविद्यालय ने उन्हें राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की, तो वह अल्जीरिया के शहीद इहादादेन अब्देल हाफिज विश्वविद्यालय ने। अब देखिए इससे क्या होता है कि इससे आप इस प्रश्न को कंप्लीट तैयार कर चुके हैं। जैसे उनकी यात्रा की तिथि कब थी, किन देशों में यात्रा उन्होंने किया और किस विश्वविद्यालय ने उन्हें कौन सी उपाधि दी, तो इससे एक कंप्लीट प्रश्न आपका तैयार हो गया। वो चाहे एक लाइन में आयोग पूछे चाहे 2 लाइन में पूछे, आप इसे कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 14 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस नाम पर रखा गया? क्या है? 14 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी। आपको पता है हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हो गया, तो उन्हीं के सम्मान में जो है महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ की जगह किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? तो वह थे 50वें नंबर के। यह भी इंपॉर्टेंट है, 50वां नंबर। दूसरा 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की नियुक्ति हुई। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी रिटायर हो गए, तो उनकी जगह पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी की नियुक्ति 51वें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो वह बना है तेलंगाना। अब देखिए इसमें 3 राज्य देख लीजिए, एक है बिहार, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा जाति जनगणना करने वाला राज्य है तेलंगाना। इन तीनों राज्यों को याद रखिएगा। सबसे पहले जाति जनगणना बिहार ने की, फिर आंध्र प्रदेश ने की, फिर तेलंगाना ने। इस प्रकार 3 राज्य हैं जिन्होंने जाति जनगणना की मंजूरी दी है। तो यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल चर्चा में रहता है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है अमित भारद्वाज के नाम पे। यह लद्दाख में स्थित है काकसर पुल, ठीक है ना। काकसर पुल का जो नाम है, यह जो है अक्टूबर 24 में करगिल युद्ध के कैप्टन थे, ये शहीद हो गए थे, वहीं अमित भारद्वाज, इन्हीं के नाम पे काकसर पुल का नामकरण कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2024 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र आईपीसी का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ये किया गया है फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंपॉर्टेंट है। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है यह रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया गया है। और साइबर अपराध समन्वय केंद्र से संबंधित जो ये प्रश्न है यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? रश्मिका मंदाना को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अक्टूबर 2024 में अरुणाचल के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया?
तो यह घोषित किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम को। अब देखिए प्रश्न क्या है, अक्टूबर 2024 में अरुणाचल के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद, मतलब इसके पहले नामदफा राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था, उसके बाद उसकी 446 प्रजातियां, मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 446 प्रजातियां पाई जाती हैं और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान को तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया और असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को तितली विविधता केंद्र के रूप में घोषित किया गया। तो इस समय याद रखिएगा ये दोनों, काजीरंगा असम और अरुणाचल प्रदेश का नामदफा, ये दोनों तितली विविधता केंद्र के रूप में घोषित किए गए हैं। सबसे बड़ा है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा और दूसरे नंबर पर है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अगले पेज पे आ गए हम लोग। चलिए देखिए, अक्टूबर 2024 में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहां आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई सिंगापुर में। क्या है? पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहां आयोजित की गई है? तो सिंगापुर में आयोजित की गई। 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया? तो यह किया है देवलाली, महाराष्ट्र, बिहार के दानापुर के बीच। अब देखिए जो शेतकारी किसान स्पेशल ट्रेन है, इसका शुभारंभ किया गया है देवलाली, महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर तक। ठीक है ना, और यह किसने किया? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। इसे याद रखिएगा क्योंकि यह शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन है और इसके द्वारा कृषि उत्पादों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों प्रश्नों को इंपॉर्टेंट मानिए क्योंकि पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता सिंगापुर में आयोजित की गई है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किन दो राज्यों के मध्य शुरू हुआ? तो देवलाली महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर के बीच में। ठीक है, तो महाराष्ट्र और बिहार के बीच में, यह बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 16 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच कहां पर फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो 16 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेजों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिल गई है? तो वह है ओरछा। देखिए मध्य प्रदेश का जो ऐतिहासिक स्थल है, आप ओरछा का राजाराम मंदिर आपने सुना होगा, वहां जो दस्तावेज हैं उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिल गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओरछा जो मंदिर है, मतलब ओरछा के जो संकलित दस्तावेज हैं उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की समिति की मंजूरी मिल गई है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, 11 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो उसका नाम है हिजबुत तहरीर। इसको केंद्र सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया वो थे डॉक्टर वेणुगोपाल। ठीक है, इन्होंने देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था और सही बताऊं तो इन्होंने इंदिरा गांधी जी का भी एक बार हार्ट का ऑपरेशन किया था और यह भारत के पहले ऐसे हार्ट विशेषज्ञ थे जिन्होंने देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, तो इनके बारे में हमने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में इनकी पूरी लाइफ के बारे में पूरा डिटेल बताया हुआ है। अगर आपने सुना होगा तो आप इनके बारे में पूरा जानते होंगे। अभी चूंकि बहुत सारा पॉइंट हमारे सामने बचा हुआ है तो एक एक की व्याख्या हम आगे व्याख्यात्मक वाले हिस्से में करेंगे। अभी वन लाइनर है तो हम तेजी से इसको पढ़ते हुए चले जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। हम जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो केवल उन्हीं तथ्यों को लेकर आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में,
वो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में भी उपलब्ध है, और साथ ही हम इसकी व्याख्यात्मक जो सीरीज लेके आएंगे उसमें केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर आएंगे। अभी चूंकि वन लाइनर है घटनासार का, इसलिए इसको सभी तेजी से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, इसको फिर से याद कर लीजिएगा कि देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया है, वो कौन थे? डॉक्टर वेणुगोपाल। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया? तो यह किया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है, ठीक है, इसे जाने रहिएगा। हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है ना, इसे घोषणा है, इसका नाम है लूपेक्स मिशन। अब इसकी जो महत्वपूर्ण इसमें की पॉइंट है उसको याद रखिएगा। देखिए, इसरो ने किया है जापान के सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, ये ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है, और इसको लॉन्च करने की घोषणा की है, इसे कहते हैं लूपेक्स मिशन, ठीक है ना। तो इसरो ने जापान के सहयोग से लूपेक्स मिशन की शुरुआत की है, जो चंद्रमा के अध्ययन के लिए है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसरो और जापान ने मिलकर के लूपेक्स मिशन शुरू करने की, लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया है अजय जडेजा को। क्या है? किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? तो यह है अजय जडेजा। आपको पता होगा अजय जडेजा पूर्व में एक भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, बाद में उनके ऊपर बैन लग गया था कि कुछ ब्लेम लगा था सट्टेबाजी का, तो उन्हें क्रिकेट से बाहर जाना पड़ा था। तो उन्हें जो है जामनगर या जाम साहब के नाम से अब जाना जाएगा, उन्हें जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अमरावती में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में इंडो टेस्टुडो एलेंगोटा कछुए की प्रजाति देखी गई। यह IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में किस रूप में सूचीबद्ध है? तो यह है गंभीर रूप से संकट, ठीक है ना। कहाँ मिला है? ये अमरावती में मिला है, और अमरावती में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में मिला है। ये इंडो टेस्टुडो एलेंगोटा कछुए की प्रजाति है, और यह IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकट में शामिल है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में जसपुर जिले का सहुआयानी गांव, जहां कोरबा जनजाति के लोग रहते हैं, किस कारण चर्चा में रहा? तो देखिए, आजादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने के कारण, देखिए कितना हो गया है। छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला है और इसका गांव है सहुआ आयानी गांव, यहाँ कोरबा जनजाति के लोग रहते हैं, और आजादी के बाद पहली बार इन्होंने बिजली के दर्शन किए, पहली बार इनके घरों में बिजली पहुंची है, घर को रोशन किया है। अब सोचिए, आजादी के 76 वर्ष, 75 वर्ष, 74 वर्ष कितना हल्ला होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के सहुआ यानी गांव, जहां कोरबा जनजाति के लोग रहते हैं, इनको पहली बार बिजली का कनेक्शन मिला है और पहली बार बिजली की रोशनी इनके घरों तक पहुंची है। तो इम्पोर्टेंट है, आप अपने से ही जान गए होंगे। अब देखिए, हाल ही में संपन्न 29वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? तो वह जीता है विलेज रॉक स्टार, रीमा दास की है ये। 29वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो विलेज रॉक स्टार ने जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के किस कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम वाजा द्वारा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है?
तो वह है लाल पांडा कार्यक्रम। देखिए पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान है, ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह एक कार्यक्रम चलाता है लाल पांडा। जो लाल पांडा कार्यक्रम है इसको वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम ने कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट किया, मतलब उसे सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया। किसके वाली? बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है, तो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन। ठीक है ना, तो यह इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी किया? तो वह है आंखों की बीमारी ट्रैकोमा। WHO ने भारत को ट्रैकोमा से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है और कब किया है? 8 अक्टूबर 2024 को, यानी भारत में अब ट्रैकोमा की बीमारी समाप्त हो गई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे 4300 मीटर इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप यानी MACE मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, इसका उद्घाटन किया गया है अक्टूबर 2024 में। कहाँ किया गया? हॉनले लद्दाख में। यह देखिए एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे 4300 मीटर इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप MACE यानी मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहा किया गया? तो यह किया गया हानले लद्दाख में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी दी? तो यह है गुजरात। आप जानते हैं इतिहास में आपने पढ़ा है लोथल का गोदीवाड़ा कितना प्राचीन काल से कितना प्रसिद्ध था, तो उसी लोथल के समुद्री विरासत परिषद लोथल गोदीवाड़ा को ही इसके विकास को मंजूरी प्रदान किया है। किसने? गुजरात सरकार ने मंजूरी प्रदान किया है। ठीक है ना, अब इसका अगला हिस्सा देखते हैं। देखिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2024 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय नेताओं की स्थापना के उद्देश्य से किस नीति की घोषणा की? तो यह है हमसफर नीति। क्या है? राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना। अब विश्व स्तरीय सेवाएं क्या है कि आपको जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके बगल में आपको अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएं, मेडिकल सुविधाएं मिल जाएं, कोई भी दिक्कत जैसे ड्राइवरों को रिलैक्स करने के लिए सुविधाएं वहां मिल जाए, तो ऐसे विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से हमसफर नीति की घोषणा की गई है। अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके किनारे ऐसी विश्व स्तरीय सेवाएं स्थापित की जाएगी। ठीक है ना, तो इसे जाने रहिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की, चूंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रयास किया जाता है कि जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए जो सड़क के किनारे हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्था हो, चाहे वह सोने की, खाने की, बैठने की, आराम करने की, मेडिकल सुविधाएं हो, सारी सुविधाएं सड़कों के किनारे बहुत अच्छी हो। इसके लिए हमसफर नीति की शुरुआत की गई है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? तो यह देखिए अक्टूबर 24 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत, तो यह है INS निर्देशक। यह जो है सर्वेपोत है, निर्देशक जो है सर्वेपोत है, और यह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा सर्वेपोत है। ठीक है ना, तो INS निर्देशक, इसे याद रखेंगे। वर्ष 2017 में एक साथ रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला वह रॉकेट जो अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश का
नष्ट हो गया, वह कौन सा है? तो वह है PSLV 37। देखिए 2017 में PSLV 37 के द्वारा पहली बार इसरो ने एक साथ रिकॉर्ड बनाते हुए 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। लेकिन अभी अक्टूबर 24 में वह जो है अपने एक मिशन से वापस आ रहा था और जैसे उसने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया वह नष्ट हो गया। ठीक है ना, तो उसका नाम है कौन? PSLV 37। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की? तो देखिए मिशन अमृत 2.0। अब देखिए शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक करने के लिए जो मिशन की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वह है मिशन 2.0। ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे कि शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो मिशन की शुरुआत है मिशन अमृत 2.0। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 से 5 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण की थीम थी वेटलैंड फॉर लाइफ। अब इसको टुकड़ों में कैसे समझेंगे? देखिए कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। पर्यावरण एवं वन्य जीव पर आधारित ये था। ठीक है ना, 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। इसका नाम क्या है? वातावरण। ठीक है ना, पर्यावरण एवं वन्य जीव पर जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ उसका नाम था वातावरण और उसकी थीम थी वेटलैंड फॉर लाइफ और उसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। सारी चीजें आ गई समझ में? ऐसे ही पढ़ते हैं कि चीजों को अलग अलग करके समझ लेते हैं फिर उन्हें जोड़ लेते हैं। अब देखिए ऐसे पूछा जा सकता है, एक से अधिक कथन में भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण एवं वन्य जीव पर जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ उसका नाम क्या है? वातावरण है। उसकी थीम क्या है? वेटलैंड फॉर लाइफ और इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया? तो यह किया है रांची झारखंड में। ठीक है, मोदी जी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन किया है रांची झारखंड में। नेक्स्ट देखते हैं 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहां प्रस्तावित किया गया है? 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है गुवाहाटी असम में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। फिर से मैं इसको दोहरा देता हूं कि 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन कहां प्रस्तावित है? गुवाहाटी असम में प्रस्तावित है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद करिएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन गुवाहाटी असम में होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को कहां पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो यह है पोहर देवी वाशिम महाराष्ट्र। ठीक है, बंजारा विरासत संग्रहालय ऐसे पूछा जा सकता है कहां उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां? पोहर देवी वाशिम में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया पोहर देवी वाशिम महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में पश्मीना ऊन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग प्रदान किया गया है? पश्मीना ऊन के लिए प्रदान किया गया है लद्दाख को। ठीक है ना, तो लद्दाख को पश्मीना ऊन के लिए GI टैग प्रदान किया गया है और हमने अपने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। ठीक है ना, तो पश्मीना ऊन के लिए GI टैग दिया गया है लद्दाख को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भारत ने सितंबर 2024 में देश में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह है अमेरिका। देखिए देश में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, उसका नाम है शक्ति। इसको स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया? तो अमेरिका के साथ। ठीक है ना, अब देखिए एक शक्ति ऊपर आपने देखा था, उसमें एक जो है किड्स अंतरिक्ष वाला जो वो था
कंपनी थी, उसने जो है 12,000 लड़कियों को अंतरिक्ष में ट्रेंड करने के लिए एक वो दिया था, शक्ति मिशन शुरू किया था। और दूसरा शक्ति यह है कि देश में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति, उसका नाम है शक्ति, स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है भारत ने, तो वह है अमेरिका। देखिए, इस प्रश्न को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर का निर्माण संयंत्र का नाम क्या है। देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर जो निर्माण संयंत्र है उसका नाम क्या है, तो वह नाम है शक्ति। ठीक है, अब यह किसके साथ स्थापित हो रहा है, तो यह हो रहा है अमेरिका के साथ। ठीक है ना, तो इन दोनों बातों को अलग अलग याद रखिएगा, गलत नहीं होगा। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र का नाम क्या है, शक्ति, और यह किस देश के साथ स्थापित हो रहा है, अमेरिका के साथ भारत स्थापित कर रहा है। ठीक है ना। देखिए, जिन प्रश्नों की इंपॉर्टेंस है परीक्षा के लिए उसमें हम थोड़ा समय लेंगे, बार बार दोहराते इसलिए हैं ताकि आपको तेजी से समझ में आ जाए चीजें, आपको दोबारा दोहराना न पड़े। और जिन प्रश्नों की वैल्यू कम है उनको हम बस पढ़ते हुए चले चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए समय की कोई वो मत करिएगा, इंपॉर्टेंस रहेगी तथ्यों की जो पूछा जाएगा प्रश्न में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म हाल ही में घोषित किया गया, तो यह घोषित किया गया केरल के अलुआ स्थित एक बीज फार्म को। देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म किसे घोषित किया गया है, तो केरल के अलुआ स्थित एक बीज फार्म को। अब देखिए, देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई है, तो वह है दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है ना। देखिए, देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, तो वह है दिल्ली एयरपोर्ट पे पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो वह किया BBNJ समझौता। क्या है, गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यह समझौते पर हस्ताक्षर किया BBNJ समझौता। ठीक है ना। तो यह इंपॉर्टेंट है कि गहरे समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए BBNJ समझौता हुआ है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट देखते हैं। सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में भारत की समग्र रैंकिंग कितनी है, तो देखिए, विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में जो भारत की समग्र रैंकिंग है वह है 58वीं। ठीक है, और IMD ने इसे जारी किया है, तो इसके द्वारा विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में जो भारत की समग्र रैंकिंग है वो है 58वीं। ठीक है ना। सितंबर 2024 में जारी QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में जो भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला, तो वह मिला IIM बेंगलुरु को। इसकी वैश्विक रैंक कितनी आई है, 53वीं आई है। QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में जो भारतीय संस्थानों का स्थान है उसमें शीर्ष स्थान मिला है IIM बेंगलुरु को, इसकी वैश्विक रैंक है 53वीं। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क, या इसे अमृत महोत्सव पार्क का कहते भी हैं, उसका उद्घाटन किया, तो यह है NH44 नागपुर। देखिए, सबसे पहले इसे दो हिस्सों में काटिए कि ऑक्सीजन बर्ड पार्क या अमृत महोत्सव पार्क यह किस राज्य में स्थित है, तो यह नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना। इसका उद्घाटन किसने किया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, और यह NH44 पे स्थित है और यह भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क है। तो ऐसे याद करिए, कभी नहीं भूलेगा कि भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क या अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ, नागपुर में, NH44 पे है वो, और इसका उद्घाटन किसने किया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रांस की डसाल्ट, क्या है, फ्रांस की डसाल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए
कहां पर एमआरओ सुविधा स्थापित करेगी? तो यह है नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो जो फ्रांस की डसाल्ट एविएशन है, ये भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के जो विमान है, जैसे राफेल है, ठीक है ना। तो जैसे राफेल है उसके लिए जो है ये फ्रांसीसी डसाल्ट कंपनी का ही है। तो यह जो है इसके विमानों के लिए जो एमआरओ की सुविधा है यह स्थापित करेगी नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो इसे इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के रूप में, ठीक है, यूपी स्पेशल के रूप में इसे जाना जा सकता है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए एमआरओ फैसिलिटी क्या होती है। एमआरओ फैसिलिटी का मतलब है, मैं बता देता हूं, एमआरओ फैसिलिटी जो है इसका मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। ओवरहॉल क्या है? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। तो जो फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट, उसने जो है नोएडा में एक एमआरओ सुविधा केंद्र स्थापित करने का वो किया है, और वहां जो है जितने फ्रांस के विमान आए हैं भारत में उनका जो है मेंटेनेंस और रिपेयर और ओवरहॉल किया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए भी, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। याद रखिएगा देसी गाय शब्द जरूर रहना चाहिए। हाल ही में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा किस राज्य ने दिया? तो महाराष्ट्र ने दिया। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? कब? अक्टूबर 24 में लू हीट वेव, जो लू गर्मियों में चलती है उत्तर भारत में, आप जानते हैं बहुत गर्म हवा चलती है, उसको जो है प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित कर दिया है मध्य प्रदेश ने। कब घोषित किया? अक्टूबर के महीने में लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अगला है, अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह केरल कन्नूर में। किसका उद्घाटन? सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन केरल के कन्नूर में किया गया है। यह भारत का पहला है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुंबई में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को प्रारंभ किया? तो क्रूज भारत मिशन। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो मिशन शुरू किया गया है वह क्रूज भारत मिशन शुरू किया गया है, और इसको शुरू किया है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए हाल ही में असम के किस पारंपरिक जनजाति खाद्य पदार्थ को जीआई टैग दिया गया है? कहाँ के? असम के। तो चावल से बनी बियर, असम की जो चावल से बनी बियर है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसमें देखिए जनजातीय खाद्य पदार्थ लिखा गया है, तो जनजातियों द्वारा यह बियर बनाई जाती है चावल से, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया? तो यह हजारीबाग झारखंड में। आपको पता है कि बिरसा मुंडा का क्षेत्र है ये, और उन्हें धरती आबा के नाम से जाना भी जाता था। तो 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया हजारीबाग झारखंड से, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए सितंबर 2024 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो केरल, ठीक है। कौन सा सूचकांक है? शहरी शासन सूचकांक है, और किसके द्वारा जारी किया गया? प्रजा फाउंडेशन द्वारा। तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य है केरल। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2024 में किस कैरेबियाई द्वीपीय देश के नाम से दिल्ली की एक सड़क का नाम रखा है? तो नाम है जमैका रोड। जमैका उच्चायोग के जो सामने की रोड है उसका नाम रखा है जमैका रोड। किस कैरेबियाई द्वीपीय देश? तो जमैका के नाम पे, ठीक है ना। तो यह इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी ने किस कैरेबियाई द्वीपीय देश के नाम से दिल्ली की एक सड़क, मतलब जमैका रोड कहाँ है? दिल्ली में है। जमैका उच्चायोग के सामने की जो सड़क गई है उसे मोदी जी ने जमैका रोड का नाम दे दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अग्निवीरों को
टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% आरक्षण देने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो वह बनी है ब्रह्मोस एयरोस्पेस। क्या है, जो अग्निवीर वहां से रिटायर होंगे तो अपनी सेवा के बाद, तो उन्हें टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुविधा में 50% का आरक्षण दिया जाएगा, और यह कंपनी बनी है ब्रह्मोस एयरोस्पेस। ठीक है ना, यह अग्निवीरों को अपने यहाँ नौकरी देगी जब वो वहां से रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो देखिए 5 भाषाएं हैं, एक है मराठी, दूसरा बंगाली, तीसरा असमी, चौथा पाली और पांचवा प्राकृत। इसके पहले 6 भाषाएं ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुकी हैं। तो इस प्रकार कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। देखिए इसमें प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है, तो इसमें कोई अलग से भाषा डाल देगा, या ये पूछेगा निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा अक्टूबर महीने में दिया गया, तो वह देख लीजिए मराठी है, बंगाली है, असमी है, पाली है और प्राकृत। इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा अक्टूबर महीने में दिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2024, कब से कब, 1 से 10 दिसंबर 2024 नागालैंड में आयोजित किए जाने वाले 25वें हार्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को भागीदार देश बनाया गया? तो यह वेल्स को बनाया गया है। आप इतना जानिए कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है ना, ये अलग से इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 25वां हार्नबिल महोत्सव था, तो कौन सा देश भागीदार बना था? तो वेल्स को भागीदार देश बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 25 सितंबर 2024 को 2024 से 27 सत्र के लिए किसने एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की अध्यक्षता ग्रहण की? तो यह किया है सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने। ठीक है, 2024 से 27 यानी 3 वर्ष के लिए इन्हें जो है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का अध्यक्ष बनाया गया है, और यह भारत के सीएजी हैं इस समय। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं, इन्हें याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना इनकी बहुत अधिक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला कागज विहीन पेपरलेस सरपंच का उपचुनाव कहां पर कराया गया? तो यह कराया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। हमने अपने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा बताया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको जरूर याद होगा। देखिए भारत का पहला कागज विहीन पेपरलेस सरपंच का उपचुनाव हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में, मतलब ईवीएम से चुनाव हुआ है, यहाँ कागज का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला कागज विहीन सरपंच का उपचुनाव, यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, कहां? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित 6488 मीटर भारत की 12वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट गेरीचेन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने भूक्या यशवंत नाइक। सबसे पहले जानिए कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है 6488 मीटर की ऊंची भारत की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है माउंट गोरीचेन। इस पे चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के हैं पर्वतारोही भूक्या यशवंत नाइक। ठीक है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो पुणे एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल करके जगत गुरु संत तुकाराम एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2024 में भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल बनाने का जो पायलट प्लांट है वो कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वह है थर्मेक्स लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र में। भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल बनाने का पायलट प्लांट कहां? थर्मेक्स लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भारत का CO2 से पहला मेथेनॉल बनाने का प्लांट है और यह पुणे में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए किस मिशन का संचालन करेंगे? तो यह है स्वयं सिद्ध 4 मिशन। ठीक है ना। अब देखिए एक्सियम 4 मिशन जो होगा
इसका समझेंगे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है, यह अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यह मिशन चलाया गया है, स्वयं सिद्ध 4 मिशन, और इसको ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है लीड करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2024 में ओडिशा में वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह बन गया है। तो यह है मनकीडिया समूह। मनकीडिया समूह जो है उड़ीसा में वनों पर निवास करने का अधिकार इसे प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। तो मनकीडिया समूह यह उड़ीसा में रहने वाला एक जनजातीय समूह है और इसे वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यह छठा कमजोर जनजातीय समूह है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मनकीडिया के बारे में दिया है कि मनकीडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से जीविकोपार्जन करता है। कहां से? मनकीडिया समुदाय जंगलों से जीविकोपार्जन करता है। साथ ही ये बीरहोर जनजाति के एक अर्ध खानाबदोश वर्ग का गठन करते हैं। मतलब मनकीडिया जो है यह बीरहोर जनजाति का जो अर्ध खानाबदोश, मतलब कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, पूरी तरह से खाना बदोश नहीं है, उसके वर्ग का जो, मतलब उस वर्ग में मनकीडिया उसी वर्ग में आते हैं। ठीक है ना। तो इनको ये ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है और जंगलों पर इनका जीवन निर्भर है और ये बीरहोर जनजाति के अंतर्गत भी शामिल किए जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसका दूसरा हिस्सा नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सितंबर 2024 में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए लद्दाख में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया? तो उसका नाम है हिमड्रोन A-THAAN-2। यह भारतीय सेना के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काम करेगा और इस ड्रोन का नाम है हिमड्रोन। ठीक है, हिमड्रोन A-THAAN-2, यह लद्दाख में इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डीआरडीओ ने किन IIT के साथ मिलकर हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद ABHED अभेद को विकसित करने की घोषणा की है? तो यह है IIT दिल्ली। अब देखिए अभेद क्या है अगर पूछा जाए तो यह एक हल्के वजन का बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसका 8 किलो के वजन के आसपास इसका वजन है और यह जो है 360 डिग्री सुरक्षा करता है सैनिकों की। तो डीआरडीओ ने जो है IIT दिल्ली के साथ मिलकर एक हल्के वजन का बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद का निर्माण किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो 39वीं रैंक मिली है। देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 39वीं है। देखिए सूचकांक से संबंधित एक वीडियो हम अलग से डालेंगे, लेकिन अभी चूंकि वन लाइनर पढ़ रहे हैं तो तेजी से इन चीजों को कवर करते हैं। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में जो भारत की रैंक है वो 39वीं है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, 2023-24 सितंबर 2024 को 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया नई दिल्ली में। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है सितंबर 2024 में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देशन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, वह है लापता लेडीज। देखिए अभी हमने ऊपर बताया था कि किरण राव ये आमिर खान की पूर्व पत्नी है। इनके निर्देशन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसे विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है। इसका नाम है लापता लेडीज। इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2024 के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे 140 फुट बांस के टावर का लोकार्पण किया? तो यह किया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में विश्व के सबसे ऊंचे यानी 140 फुट ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण किया है।
छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने। ठीक है ना। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो यह छत्तीसगढ़ में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 140 फुट है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के साथ शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी। ठीक है, तो वो है वीनस ऑर्बिट मिशन। देखिए चंद्रयान 4 मिशन के लिए शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिट मिशन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, वीनस ऑर्बिट मिशन क्या करेगा, यह जो है शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण का कार्य करेगा। ठीक है ना, यह चंद्रयान मिशन के साथ साथ शुक्र ग्रह का वैज्ञानिक अन्वेषण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सितंबर 2024 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है, तो यह टियर 1 श्रेणी का दिया गया है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है, तो टियर 1 श्रेणी का दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को टियर 1 श्रेणी का दर्जा दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नीति आयोग, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर में एडू सिटीज मतलब शिक्षा शहर की स्थापना का प्रस्ताव दिया है, तो यह दिया है मुंबई में। नीति आयोग ने एडू सिटीज यानी शिक्षा शहर की स्थापना का प्रस्ताव दिया है मुंबई में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यह नीति आयोग का काम है। नीति आयोग ने एडू सिटीज यानी शिक्षा शहर की स्थापना का जो प्रस्ताव दिया है वो कहाँ, मुंबई में दिया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस पर्वतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालयी बास्केट पहल की शुरुआत की गई है। क्या है, किस पर्वतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय बास्केट पहल की शुरुआत की गई है, तो यह उत्तराखंड में। हिमालय बास्केट पहल उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस मंदिर के प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल और गाय की चर्बी मिलने का दावा किया गया, तो यह है तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश। आपने सुना होगा, ये बहुत बवाल हुआ था कि जो तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश का जो मंदिर का जो प्रसाद है उसमें फिश ऑयल और गाय की चर्बी मिलाई जाती है। ठीक है, तो इसका बड़ा बवाला हुआ था, आपको याद होगा, तो इसे याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, तो 2104.06 करोड़ रुपए, 2104 करोड़ रुपए की धनराशि चंद्रयान 4 मिशन के लिए आवंटित की गई है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय चंद्रयान 4 जो है चर्चा का विषय है, तो इसीलिए आप उसकी तैयारियों को लगातार देख रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने उसके लिए पैसा भी रिलीज कर दिया है और 2104 करोड़ रुपए चंद्रयान 4 मिशन के लिए धनराशि दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है, तो यह है मेलबर्न विश्वविद्यालय। मेलबर्न विश्वविद्यालय ने ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। तो यह इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला, तो वह है मेलबर्न विश्वविद्यालय। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2024 में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी, तो यह बनी मोहना सिंह। मोहना सिंह जो है लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर के जो है उसके तेजस के लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बन गई हैं और यह भारत की पहली महिला है जो तेजस के लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनी है। मोहना सिंह इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बुक में इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं कि LCA तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट बनी है मोहना सिंह। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20 सितंबर 2024 को किस राज्य में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया गया है, तो वह किया गया महाराष्ट्र में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा
किस राज्य में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया गया है? तो महाराष्ट्र में शुभारंभ किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस नाम से अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की? किसने किया है? विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने किस नाम से अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो वह है डांसिंग गर्ल। अगर ये देखिए कितना कंफ्यूजन वाला नाम है, अगर पूछ लिया जाए डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है तो ये तो आएगा ही नहीं कि ये अदरक की प्रजाति है, लेकिन भोपाल के वैज्ञानिकों ने अदरक की इस प्रजाति की खोज की है, इसका नाम है डांसिंग गर्ल। ठीक है ना, यह अदरक की प्रजाति है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में तमिलनाडु के पलासी हिल्स में, कहा? तमिलनाडु के मकड़ी की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो कैरोटस पाइपरस। ठीक है, तमिलनाडु के पलानी हिल्स में, पलानी हिल्स है, सॉरी पलासी नहीं है, तमिलनाडु के पलानी हिल्स में मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, उसका नाम है कैरोटस पाइपरस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें हाल ही में विश्व कृषि मंच यानी WAF बोर्ड में नामित किया गया है, वह कौन है? सुरेश प्रभु। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और इन्हें विश्व कृषि मंच वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम में इनका बोर्ड में नामित किया गया है। इनका नाम है सुरेश प्रभु, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चूंकि सुरेश प्रभु पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और इन्हें विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें मार्क करिएगा जरूर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? क्या है? जल संचय जन भागीदारी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आपको डेट भी याद रखना है। कब है? 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय और जन भागीदारी पहल की शुरुआत की सूरत, गुजरात से। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 सितंबर 2024 जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत सूरत से किया, किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गई, ये अभी तक हम लोगों ने 3 पेज कवर कर लिया है। चूंकि यह पूरा जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का हिस्सा है ये पूरे 8 पेज का है, तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं और इसके अगले हिस्से में जो बाकी राष्ट्रीय 4था पेज तक हम लोगों ने कर लिया है। अब जो अगला हिस्सा बचेगा उसमें जो बचे हुए पेज हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आधा हिस्सा इसमें हो गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो तो सबसे पहले आपको मिले। घटना सार के जितने करंट अफेयर्स के प्रश्न है पहले हम इसको 1 लाइनर कराएंगे, फिर जो अंदर डिस्क्रिप्शन वाले हिस्से हैं उनको केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपके समक्ष एक नोट्स के रूप में प्रस्तुत करेंगे, इसलिए आप इस चैनल पे बने रहिएगा। साथ ही जीएस से संबंधित भी कुछ सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे और जिनको आपको कम से कम समय में हम रिवीजन कराएंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं करंट अफेयर्स की अगली वीडियो में। और साथ ही बिहार पीसीएस के जो साथी हैं वो भी करंट अफेयर्स की इस वीडियो को देखें और बिहार स्पेशल के लिए हम स्पेशल करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी आपके समक्ष लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।